Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 18th of August. So let's start the day with the first important topic and that is remittances. Basically remittances अगर हम देखें, remittance मतलब कि मान लो आपके जो एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर हैं, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, ठीक है, और वहां से वो जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो वापस अपने माता पिता को आपको भेज रहे हैं। भारत में आप अगर रह रहे हो तो ये क्योंकि यूएस के डॉलर में जो ट्रांजैक्शन होता है और जो इंडियन रुपी में कन्वर्ट होकर के आपके अकाउंट में आता है वो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, क्योंकि इससे आरबीआई का डॉलर जो है वो सरप्लस में होता जाता है। ठीक है, तो यहां आप देखोगे आरबीआई कुछ अलग से स्टेप्स नहीं लेता है कि डॉलर के वैल्यू को और बढ़ाया जाए, मतलब जो स्टॉक्स है डॉलर का उसको बढ़ाया जाए। तो इस केस में आप देखोगे भारत जो है वो टॉप मोस्ट पोजीशन एक्वायर करके बैठा हुआ है। यहां पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि लगभग 1 लाख मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि मिलियन डॉलर्स जो है वो भारत में टॉप 5 रेसिपिएंट में से भारत ही है। दूसरे नंबर पे मेक्सिको, फिर आपको देखने को मिल जाएगा चाइना, फिलीपींस और इजिप्ट। ये इकोनॉमिक सर्वे जो लाया गया था उसके हिसाब से भी आप देखेंगे भारत टॉप मोस्ट पोजीशन पे है रेमिटेंसेस में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हिसाब से आप देखोगे फिस्कल ईयर जो है 2022-23 का, तो यहाँ पे जो रेमिटेंसेस हैं भारत में उन्होंने सब्सटेंशियल ग्रोथ दिखाया है 26% का, जिसमें लगभग 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अमाउंट है। रेमिटेंसेस रेफर करता है ट्रांसफर ऑफ मनी बाय इंडिविजुअल्स, जो कि आपको हम बता दिए जो रह रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं किसी दूसरे कंट्री में, यूजुअली एज माइग्रेंट्स, और वो वापस अपने कंट्री में जब मतलब पैसे को ट्रांसफर करे। रेमिटेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि बैंक हो सकता है, मनी ट्रांसफर कंपनीज हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो सकता है, और ये फॉरेन एक्सचेंज में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नाउ डिफरेंस क्या, आप बोलोगे सर एफडीआई और रेमिटेंसेस क्या फर्क है? एफडीआई जो है आपको देखने को मिल जाएगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए स्टेबल माना जाता है, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी भारत में बढ़ते हैं। लेकिन रेमिटेंसेस तो भारतीय मूल के लोग हैं जो भारत के होकर के विदेशों से पैसा कमा रहे हैं जाकर के वहां पे और फिर अपने वतन उसको वापस भेज रहे हैं। तो ये फर्क है, यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है, और एक स्लो डाउन में आप देखोगे तो एफडीआई जो है इनफ्लोस इंटरनेशनल बॉर्डर से, जबकि रेमिटेंसेस जो है वो बढ़े हैं। मतलब अभी क्योंकि स्लो डाउन है विश्व स्तर पर, तो कोई भी कंट्री से कंपनी जो है बड़ी बड़ी वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं सोच रही है, लेकिन रेमिटेंसेस तो बढ़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। डिस्पाइट द लॉन्च ऑफ 14 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, भारत का एफडीआई डिक्लाइन हुआ है। तो ये आप देखोगे कहीं ना कहीं जो पीएलआई स्कीम हमने लॉन्च किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत हम डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसी के तहत आप देखोगे तो हमने अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने बोला था कि 38 एपीआई जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए हमको चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा, वो हम खुद से उसको बना सकते हैं। तो ये पीएलआई के तहत ही हुआ था, बट स्टिल एफडीआई डिक्लाइन किया है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉप सोर्स। तो आरबीआई का सर्वे बताता है कि हाईलाइट मतलब मेजर जो है वो वहां पे यूएस से होल्ड करता है टॉप स्पॉट पे, साथ साथ में यहाँ पे मतलब इतना ज्यादा आता है। उसके बाद में यूएई, मतलब आप देखोगे तो टॉप मोस्ट जो रेमिटेंसेस आता है वो यूएसए से आता है, फिर यूएई। तो ये आप देखोगे तो थोड़ा बहुत मतलब डिफरेंस है यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से। यूके, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया भी इस प्रकार से कॉन्ट्रीब्यूशन है, मतलब हमारे जो आपको देखने को मिल जाएगा डायस्पोरा इन कंट्रीज में ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आदित्य L1 मिशन। तो आदित्य L1 मिशन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा बाई पीएसएलवी रॉकेट से, पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। नाउ बेसिकली आप कहोगे कि हर बार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही क्यों लॉन्च होता है, तो आप देखोगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश जो है वो इक्वेटोरियल रीजन के पास में है, तो यहाँ से जब भी लॉन्च होता है वो जो थ्रस्ट मिलता है तो आप देखोगे यहाँ से पेलोड कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ साथ में आप देखोगे तो वहां से बे ऑफ बंगाल मतलब नजदीक में है, तो कुछ भी डिस्पोज करना हुआ अगर उस सैटेलाइट को तो वह आसानी से उस पानी में कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बेसिकली ये फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है जो कि सन को ऑब्जर्व करने से जुड़ा हुआ है और सन के कोरोना को। देखिए कोरोना मतलब अगर मान लो आप ये सन है तो सन का जो आउटर मोस्ट पोर्शन है इसी को आप कोरोना कहोगे। ठीक है, पोजिशन आप देखोगे इसको प्लेस किया जाएगा हेलो ऑर्बिट में, जो कि फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पे है सन अर्थ सिस्टम। ठीक है, साथ साथ में आप देखोगे कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करता है ग्रेटर एडवांटेज ऑब्जर्व करने के लिए सोलर एक्टिविटी को और उसके इफेक्ट को स्पेस वेदर में। और यहाँ पे 7 पेलोड्स होंगे। ठीक है, फोटोस्फीयर को रीड करेगा, क्रोमोस्फीयर को और आउटर मोस्ट लेयर्स सन का।
ये आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही अच्छे से तस्वीर में समझाया गया। ये सन है, आप देखेंगे L1 पॉइंट ये है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है L1 पॉइंट, ये अर्थ है और अर्थ यहाँ पे मून इसका जो है वो रोटेट कर रहा है, और ये यहाँ पे कहीं आपको आदित्य L1 का मिशन देखने को मिल जाएगा। तो ये L1 पॉइंट को रीड करेगा। बाकी भी लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप देखोगे L मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और सन का जो पूरा का पूरा ये जो लेयर है बेसिकली कोरोना हो गया, क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, ये सारे रीजन्स को रीड करने के लिए बेसिकली होगा। नाउ अगेन आप इसको देखोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स, सन का जो स्पॉट्स है, फोटोस्फियर आपको दिया गया है, सब सरफेस किस तरीके से, क्रोमोस्फियर जो बाहर का हिस्सा, ठीक है, कोरोनल होल वगैरह भी सन में होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को रीड करेगा, ठीक है। आदित्य L1 बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 ऑलरेडी हमने देखा है, तो इसी के साथ साथ अब आदित्य L1 भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का माइग्रेशन मतलब एग्रीमेंट्स। तो इंडिया ने हाल ही में एंगेज करा है सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स जो कि डिस्कशंस में है यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, जैसे कि स्विट्जरलैंड, कि वो फाइनलाइज करेंगे माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स को। माइग्रेशन एग्रीमेंट तो मतलब बेसिकली कंट्रीज के बीच में होता है, जो कि एक फॉर्मल अरेंजमेंट है, जहां पे आप देखोगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस को आउटलाइन किया जाता है, जहां पे इंडिविजुअल्स एक कंट्री से जाकर के रह सकता है, काम कर सकता है, पढ़ सकता है, या फिर वो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकता है दूसरे कंट्री में। ये होता है माइग्रेशन एग्रीमेंट। नाउ भारत ऑलरेडी इंक कर चुका है एग्रीमेंट्स सेवरल नेशंस के साथ में, जैसे कि यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोर्टुगल। तो इनका ऑब्जेक्टिव सिमिलर है, क्रॉस बॉर्डर मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोफेशनल्स के लिए। यंग प्रोफेशनल स्कीम भी लॉन्च करा गया यूके के द्वारा बेसिकली, जहां पे ये अर्ली करियर प्रोफेशनल्स देंगे एजेड 18 to 30 दोनों ही कंट्रीज आपस में। फिर थिशे में जो है वो लिमिटेड है 3000 प्रोफेशनल्स। इस स्कीम के तहत आप देखोगे तो 3000 प्रोफेशनल्स जो हैं वो भारत और यूके में मतलब लिमिटेड किए गए हैं कि उतना ही होगा। इंडिया और जर्मनी के बीच में भी है MMPA माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। तो इस तरीके से यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं 18 महीने तक आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडीज। एक बार उनका शिक्षा वहां से कंप्लीट हो जाएगा तो 18 महीने तक वो जर्मनी में जॉब ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे ये एनेबल करता है एक्सचेंज ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, ताकि वो वहां पे रह सके और जर्मनी से ही मतलब क्योंकि उन्होंने शिक्षा अपनी पूरी करी है तो वहां वो काम भी कर सके। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पोर्टुगल के साथ में भी है इसी तरीके का एग्रीमेंट ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए। ब्लू कॉलर वर्कर्स बेसिकली कौन है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। रेड कॉलर मतलब प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर और अलाइड उससे जुड़े हुए, अलाइड में आपका फिशिंग, माइनिंग, पोल्ट्री, और वहीं ब्लू कॉलर मतलब सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी मतलब व्हाइट कॉलर जैसे कि डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर्स, ये सारे। ब्लू कॉलर यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया जो एंगेज है हार्ड मैनुअल लेबर में, जैसे कि एग्रीकल्चर खैर यहाँ पे दिया गया है लेकिन ये प्राइमरी का पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, माइनिंग है, तो ये आप देखोगे पोर्टुगल का उस प्रकार का एग्रीमेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी है। तो ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट हुआ था वहां पे साइन किया गया, जहाँ पे 2 वे एक्सचेंज होगा स्टूडेंट्स का, ग्रेजुएट्स का, रिसर्चर्स का, मतलब कई सारे नेशंस के साथ में हमारा है। तो जब भी आप मेंस का आंसर लिख रहे हो आप इस प्रकार से इन पॉइंट्स को वहां पे लिख सकते हो, ताकि ये दिखाता है कि किस प्रकार से IR में ग्रोथ हो रहा है। G20 का फाइनेंस ट्रैक सेमिनार हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज, इन सब का जॉइंटली RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करा है। और इस सेमिनार में ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो अर्ज करता है कोऑर्डिनेट करने के लिए जो डेट है वल्नरेबल लो और मिडिल इनकम कंट्रीज का। लो इनकम बेसिकली इकोनॉमीज वो हैं जिनका जो GNI पर कैपिटा है वो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आप देखोगे 1135 मतलब डॉलर से भी कम हो 2022 के आंकड़ों से, ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज होते हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से एंड ऑफ 2021 तक देखें तो जो एक्सटर्नल डेट है वो एस्टिमेट किया गया कि 9 ट्रिलियन के आसपास होगा। ये आप देख सकते हैं लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम, तो इतना का मतलब हाई इनकम का GNI कहा जाता है। तो भारत जब डेवलप्ड अगर होगा तो वो हाई इनकम कैटेगरी में जाएगा तभी, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कहा है कि बहुत जल्द हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी बन जाएंगे बाय द ईयर 2047, तो वो 20 साल तक में हमको इतना बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल आप देखोगे तो हम यहाँ कहीं लाई करते हैं कि लोअर मिडिल इनकम में हम लाई करते हैं, तो यहाँ से हमको यहाँ तक का छलांग लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। बेसिकली इस प्रकार से आप देख सकते हो पूरा कंट्रीज का मैपिंग भी इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साउथ एशिया यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे है G20 का एंटी करप्शन मिनिस्टेरियल मीट। तो भारत होस्ट करा है फर्स्ट एवर G20 एंटी करप्शन मिनिस्टेरियल मीट जो कि कलकत्ता में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हाई लेवल प्रिंसिपल्स की बात करी गई, लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन वगैरह, किस तरीके से रिकवर मतलब किया जा सकता है एसेट वगैरह को स्ट्रेंथन करके और इंटेग्रिटी वगैरह को जोड़ करके। और भारत का पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन।
और यहाँ पे आप देखोगे तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल की भी बात करी गई। जेम भारत का कल्चर में माँ गृधा है, जिसका एंशिएंट इंडियन उपनिषद में कि उसको ट्रांसलेट किया जाए लेट देयर बी नो ग्रीड, माँ गृधा आप ध्यान रखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का भी बात किया गया, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि एनहांस किया जाए स्टेट के रिसोर्सेज को कि वो मैक्सिमाइज कर सके वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। तो बेसिकली यही मीट में आप देखोगे। इसके बाद यूके के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आए थे वो खालिस्तान को मतलब कहीं ना कहीं दबाने के लिए बेसिकली $1 मिलियन तक का मतलब आप लगभग कह सकते हो 1 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाएगा कि उतने का इन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिला है, कुछ नया जानने को मिला है, जो कि आई ट्राइड कि आपको सरल भाषा में इकोनॉमी से लेकर के सारे कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, चाहे वो साइंस का हो या फिर ज्योग्राफी का हो। तो इस एफर्ट के लिए प्लीज आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं किया है वो शेयर कर सकते हैं वीडियोस को, ताकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनको बेनिफिट हो सके कि हमारे यहाँ इस टाइप का भी इनिशिएटिव चलता है जो कंसिस्टेंटली हम स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए ही इसको चला रहे हैं, ताकि आप सबका ही इससे योगदान अच्छा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।